हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज विद राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी मेरी पिछली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग है, जिसका नाम है छोटी सी गलती भाग 2। और अगर आप इसके पिछले भाग को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मूवीज के ऊपर एक नया चैनल भी खोला है, जहाँ मैं नए नए मूवीज का रिव्यू करता हूँ, ट्रेलर्स का ब्रेकडाउन करता हूँ और अलग अलग मूवीज या वेब सीरीज के टॉपिक्स के ऊपर टॉप 10 काउंटडाउन वीडियोस भी बनाता हूँ, पर बंगाली लैंग्वेज में। तो अगर आपको लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल के कुछ वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको वो वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे उस चैनल को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा जितना आप लोगों ने मेरे इस चैनल को किया है। तो चलिए आखिरकार आज की कहानी को शुरू करते हैं। अचानक डिटेक्टिव की नजर पड़ती है पास खड़े 10-12 साल के एक बच्चे के हाथों की तरफ। पाट की रस्सी से बंधा हुआ गुलाबी रंग की एक छोटी सी चमकीली चीज को हाथ में लेकर वो खेल रहा था। उस चीज को ठीक से देखने के लिए डिटेक्टिव ने उस बच्चे से वो चीज मांग ली। उन्होंने देखा कि उस छोटे से गुलाबी रंग की चीज का एक तरफ जला हुआ था, तो उन्होंने उसकी खुशबू को सूंघा। बारूद की गंध आ रही थी उस चीज के अंदर से। उस चीज को लौटाते हुए उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि उसे ये चीज कहाँ मिला है। तो उसने कहा कि हमीदा चाची की लाश को जहाँ पाया गया है वहां से बस कुछ ही कदम की दूरी पर बिजली के खंभे के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। जब सभी लाश को वहां से ले जा रहे थे तब वहां उसे वो चीज दिखी और उसने वो उठा लिया। उस बच्चे का शुक्रिया अदा करके डिटेक्टिव अपने दोस्त शाहिद के पास आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या यहाँ किसी के पास पुलिस स्टेशन का नंबर है। पुलिस स्टेशन का नंबर मेरे पास है, शाहिद ने कहा। तो फिर जल्दी से मुझे वो नंबर दो। डिटेक्टिव ने अपना फ़ोन निकालते हुए शाहिद से कहा। पर इस नंबर से आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल पर सेव किया हुआ नंबर बताते हुए शाहिद ने डिटेक्टिव से पूछा। एक अर्जेंट काम है। उस नंबर को लेकर डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया। थोड़ा दूर जाकर धीरे से उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करके अंत में पुलिस फोर्स भेजने के लिए कह के डिटेक्टिव ने फ़ोन काट दिया। अपने दोस्तों के पास लौट के डिटेक्टिव ने कहा, पुलिस आ रही है। हैरान होकर हैरी और शाहिद दोनों ने एक साथ कहा, पुलिस? पर क्यों? क्योंकि इस औरत की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि बहुत ही ठंडे दिमाग से प्लान किया गया एक खून है, डिटेक्टिव ने कहा। क्या? जैसे डिटेक्टिव ने कोई बॉम्ब फोड़ा हो। बहुत ही ज्यादा हैरान होकर हैरी और शाहिद दोनों ही डिटेक्टिव को देख रहे थे। अपने दोस्तों को हैरान करके डिटेक्टिव बिल्कुल चुप हो गए। थोड़ा सामने बशीर के पास जाकर डिटेक्टिव ने बशीर से कहा कि उन्हें सिराज व्यापारी से मिलकर बात करनी है। अपने कमरे में गांव के बड़े बड़े लोगों के बीच में चुपचाप बैठा हुआ था सिराज व्यापारी। पूरी तरह से टूट चुका था वो, और कभी कभी तो बस फूट फूट के रो रहा था वो। और उसके बगल में बैठे हुए लोग उसे दिलासा दे रहे थे। डिटेक्टिव को सिराज के पास ले गया बशीर। डिटेक्टिव बिल्कुल सिराज के सामने आकर खड़े हो गए। अपने दुख में डूबा हुआ सिराज सर झुकाए बैठा हुआ था। ऐसा करते ही उसने अपना सर उठाकर डिटेक्टिव की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता हुआ। पत्नी के लिए बहुत दुख हो रहा है ना? डिटेक्टिव ने सिराज से कहा। पर जो भी हो मिस्टर व्यापारी, आपने
बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया था। आपके 3 लाख के करीब रुपए भी बच गए और रास्ते का कांटा भी साफ हो गया। और एक ऐसा ज़बरदस्त प्लान बनाया जहां पकड़े जाने का डर भी नहीं था। और सामने इतना ज़बरदस्त हथियार होते हुए आप किसी दूसरे तरीके से मुसीबत क्यों मोल लेते, और आप शायद बच भी जाते अगर मौसम की थोड़ी बहुत जानकारी आप में होती तो। आपका प्लान सच में एक मास्टर प्लान था, पर वो क्या है ना कि आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। प्रेमिका को घर में लाने के लिए जी मचल रहा है आपका, और उधर बीवी को तलाक देने पर उनके खर्चे के लिए मुहराना के तौर पर लिया हुआ 3 लाख रुपए भी बीवी को वापस देना होता है। पर आप सब्र नहीं रख पाए। अगर कुछ दिन और रुक जाते तो शायद बच भी जाते, पर अफसोस। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, और आप वही नहीं रख पाए, और आपने गलती भी वही की, और इसका अंजाम आप खुद देख सकते हैं। पुलिस आ रही है, उन्हें सब कुछ बता दिया है मैंने। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, डिटेक्टिव ने कहा। क्या? हैरान होकर सिराज व्यापारी डिटेक्टिव की तरफ देखने लगा। कौन है आप? सिराज ने डिटेक्टिव से पूछा। सिराज के सवालों का जवाब ना देकर डिटेक्टिव व्यापारी को और भी कई सारी बातें कहे जा रहे थे। दोबारा कुछ और भी कहने जा रहे थे व्यापारी, पर दूर से पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर पहले तक दुख में डूबा हुआ सिराज व्यापारी अब डर के मारे डिटेक्टिव को देख रहे थे, पर भागने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। 2-3 मिनट के अंदर ही घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। जिज्ञासु जनता की भीड़ को बीच में से चीरते हुए इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से हाथ मिलाया। खूनी सिराज व्यापारी को हथकड़ी लगाने के लिए और लाश को पोस्टमार्टम में भेजने के लिए कहा इंस्पेक्टर ने। उसके बाद डिटेक्टिव से सारी बातें सुनकर और कुछ सबूतों के बारे में जानकर डिटेक्टिव का शुक्रिया अदा करके इंस्पेक्टर चले गए, और रहस्य को सुलझाकर डिटेक्टिव भी अपने दोनों दोस्त हैरी और शाहिद को लेकर अपने घर की तरफ निकल गए। अपने मन में काफी सारे सवाल होते हुए भी उस वक्त दोनों दोस्तों ने डिटेक्टिव से कुछ नहीं पूछा, और गांव वाले भी बड़े ही उत्सुक थे जानने के लिए, पर वो लोग भी अंधेरे में ही रहे। रात में डिनर के बाद डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। कॉल किया है इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर की बातें ध्यान से सुनकर थैंक यू इंस्पेक्टर इतना कह के डिटेक्टिव बड़े ही आराम से एक चेयर पर बैठ गए। हैरी और शाहिद वो दोनों भी डिटेक्टिव के साथ उसी घर में थे। डिटेक्टिव ने उनसे कहा, अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है सिराज व्यापारी ने। थाने ले जाकर 2-4 डंडे पड़ते ही उसने सब पानी की तरह उगल दिया, पर अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, पर अब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी शाहिद और हैरी दोनों ने डिटेक्टिव से सवाल पूछना शुरू कर दिया। असल में हुआ क्या था, और आखिर जासूस भाई आपको भी कैसे पता चला कि ये कोई खून है? वो दोनों ये सब जानने के लिए डिटेक्टिव को जोर देने लगे। हंसते हुए डिटेक्टिव ने उन्हें सब खुलकर बताया, और जो बताया वो कुछ इस तरह का था। डिटेक्टिव थोड़ी बहुत छानबीन करके हर पहलू को जोड़कर और थोड़ी बातचीत करके समझ जाते हैं कि सिराज व्यापारी ने अपनी बीवी को पिछले साल हुए तूफान की वजह से 15,000 वोल्ट के टूटे हुए तार की मदद से शॉक देकर मारा है, और इसीलिए वो अपनी बीवी को बहला फुसलाकर वहां ले गया था। और उसके बाद प्लान के हिसाब से लाश को वहां से थोड़ी दूर ले जाकर मैदान के बीचों बीच रख देता है, और लाश के बगल में गुलाबी रंग के कागज से मुड़ा हुआ एक छोटा सा बॉम्ब फोड़ता है, जिसे आमतौर पे बच्चे ईद की रात, शादी के वक्त या फिर किसी फंक्शन पे पटाखे की तरह फोड़ते हैं। और ऐसे पटाखे बड़ी ही आसानी से किसी भी दुकान पे मिलते हैं। ऐसे पटाखे छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी आवाज़ करते हैं। दरअसल ऐसे पटाखों का काम ही होता है ज़ोर से आवाज़ प्रोड्यूस करना, पर इन पटाखों से कोई नुकसान नहीं होता, और इस पटाखे की आवाज़ को ही बिजली गिरने की आवाज़ बोलकर वो सबको बेवकूफ़ बनाता है। उस 10-12 साल के बच्चे के हाथ में वो फूटा हुआ पटाखा देखकर डिटेक्टिव सब कुछ समझ जाते हैं। आमतौर पे दोपहर में मैदान पर कोई नहीं होता, इसलिए वो अपने काम को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दे देता है।
बाद में दोपहर के खाने का बहाना बनाकर उनकी कामवाली सविता को वो मैदान में भेजता है। मैदान में बकरी लाने का बहाना उसने पहले ही सजा रखा था, ताकि जब कामवाली सिराज के कहे अनुसार हमीदा बेगम को बुलाने जाए तब उसकी लाश को वो डिस्कवर करे। इससे सिराज सबके संदेह से बाहर रहता है। लाश को देखने के बाद लाश की खबर सिराज समेत बाकी सभी को देते ही सिराज ने ही ये बात फैला दी कि उसकी बीवी बिजली के गिरने से मारी गई है। पर एक छोटी सी गलती उसने की थी, समय या मौसम किसी का भी ख्याल न रखे, क्योंकि सिराज ने ये नाटक सजाया था मई के महीने में, मतलब गर्मियों के महीने में, और इस मौसम में बारिश या बिजली का गिरना कुछ भी नहीं होता, बल्कि कड़ी गर्मियों के साथ नीला आसमान बिल्कुल साफ होता है। और ऐसे ही डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि बिजली के गिरने से सिराज की पत्नी की मौत नहीं हुई है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको बंगाली लैंग्वेज से कोई दिक्कत ना आती हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई और अनोखी कहानी के साथ। इस कहानी का पिछला भाग मतलब छोटी सी गलती भाग 1 को देखने के लिए बाएं वाले वीडियो को प्रेस करें और डिटेक्टिव प्लेलिस्ट खोलने के लिए दाएं वाले को प्रेस करें।